नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद में आज के एजेंडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। आम बजट 2021-22 पर राज्यसभा में आज से होगी चर्चा की शुरुआत। अर्थव्यवस्था को लेकर सभी दलों के सांसद रखेंगे विचार और सुझाव। लोकसभा की कार्यसूची में भी आम बजट पर चर्चा शामिल। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा आज भी रहेगी जारी। सदन में आज और कल प्रश्नकाल रहेगा स्थगित। मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 भी कार्यसूची में शामिल। और राज्यसभा के एजेंडे में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 फैसला लेने की पूर्ण स्वायत्तता के साथ ही प्रमुख बंदरगाहों को ज्यादा दक्षता के साथ काम करने का मिलेगा अधिकार। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 पर भी होगा विचार। संसद के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। राज्यसभा की कार्यवाही अब से कुछ देर बाद सुबह 9 बजे शुरू होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से शुरू होगी। आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा में आज से आम बजट 2021-22 पर चर्चा की शुरुआत होगी। सदन के एजेंडे में विचार और पारित किए जाने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 और महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 शामिल हैं। अहम मंत्रालयों, विभागों के पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। सदन की कार्यसूची में आज प्रश्नकाल भी शामिल है। वहीं लोकसभा की बात करें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। सदन में प्रश्नकाल स्थगित रहेगा। आम बजट 2021-22 पर चर्चा भी सदन के एजेंडे में शामिल है। विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 भी शामिल है। अहम मंत्रालयों, विभागों के पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी सदन में पेश किए जाएंगे। आम बजट 2021-22 पर चर्चा दोनों सदनों की कार्यसूची में शामिल है। राज्यसभा में आज से आम बजट 2021-22 पर चर्चा की शुरुआत होगी। लोकसभा में भी आम बजट पर चर्चा होनी है। इस दौरान अर्थव्यवस्था को लेकर सभी दलों के सांसद अपने विचार और सुझाव रखेंगे। नीतियों की आलोचना के अलावा विपक्षी सदस्य अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सरकार को सुझाव भी देंगे। चर्चा के आखिर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदस्यों की चिंताओं और सवालों का जवाब भी देंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट 2021-22 पेश किया था। और इस समय हम सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर में। मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अगर हम आज का एजेंडा देखें तो राज्यसभा में आम बजट 2021-22 पर आज से चर्चा की शुरुआत होनी है और अर्थव्यवस्था को लेकर सभी दलों के सांसदों के विचार और सुझाव में सुनने को मिलेंगे। इस लिहाज से कैसा माना जाए आज एजेंडा? निश्चित तौर पे देखिए, एक अहम एजेंडा है आज। कल जिस तरीके से प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे चर्चा पूरी हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यों ने जो सवाल उठाए थे और जो राष्ट्र और पूरी दुनिया के सामने जो मौजूद मामले थे उन सारी बातों पर उन्होंने बोला और एक तरीके से कहे कि एक संदेश भी गया पूरे देश को और पूरी दुनिया को किस तरीके से प्रेसिडेंशियल एड्रेस भारत के लोकतांत्रिक जो बहस मुबाहिसा है और जो संवैधानिक प्रावधान है उसका पालन किया जाता है और विपक्ष किस तरीके से एक सकारात्मक चर्चा में भाग लेता है तमाम मतभेदों और विरोधों के बीच। आप देख रहे थे कि फार्म एक्ट पे आंदोलन चल रहा था और उस बीच में
सदस्य राज्यसभा में चर्चा में काफ़ी सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव तरीके से बात कर रहे थे, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सदस्यों को धन्यवाद भी दिया। और उसके बाद आज आम बजट है, तो जैसा कि होता है आम आदमी पार्टी में कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस के दौरान भी कुछ आर्थिक मुद्दे उठ जाते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि सभापति एम वेंकैया नायडू ने बार बार सदस्यों को इस बात के लिए भी कहा कि देखिए बजट पे भी चर्चा होनी है, इसलिए उसके लिए भी कुछ बचा के रखिए। तो जो कुछ बचा होगा और ख़ास तौर पे आर्थिक मुद्दे पे जो कुछ बचा है सदस्यों के पास, और जो भी उन्हें कहना है वो निश्चित तौर पे आज कहेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये कोरोना पीरियड के बीच में अभी भी हम हैं, अभी भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, और उसके बाद अभी कितने दिन और चलेगा इसका कोरोना का काल अभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित तौर पे वो ढलान पे है। लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था जिस तरीके से पटरी से उतरी हुई नज़र आ रही थी, वो भी अब पटरी पर चढ़ने वाली है। इसके लिए सभी दलों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। जब देश में एक ऐसा संकट आता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष, सभी तरह के बिजनेसमैन, फार्मर, समाज के सभी तबके को सक्रिय रूप से आर्थिक पुनर्निर्माण में भाग लेना पड़ता है। और इसलिए आज का जो बजट है, इस बार का जो बजट है, वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, पिछले कई बजटों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे सामने कोरोना महामारी के बाद की स्थिति पर भी चर्चा होनी कि कैसे पुनर्निर्माण की तरफ जाएगा। और इसमें निश्चित तौर पर जो सदस्य हैं काफ़ी अनुभवी हैं, और उनके अनुभव का लाभ भी सरकार को मिलेगा। बजट तो एक तरीके से एक तरफा होता है, सरकार अपने हिसाब से जो सोचती है उसे करती है, लेकिन जब चर्चा में आती है, जब बहस में आती है सदन के अंदर, तब एक कई सुझाव भी आते हैं, कई उसके फाइन पॉइंट्स भी सदस्य कहते हैं, जिसे कि बाद में वो चेंज कर सकते हैं। बाद में वो जब इम्प्लीमेंट होता है बजट के प्रावधान, तो उस समय उसको ध्यान में रखा जा सकता है। तो निश्चित तौर पे एक गाइडिंग फोर्स होगा आज की चर्चा जो राज्यसभा में होनी है बजट पे। बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश, आम बजट पर चर्चा और इसके अलावा जो विधायी कामकाज है, जो रिपोर्ट्स हैं, प्रश्नकाल है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कल राज्यसभा में सभापति ने कहा था कि जिन सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, हम जानते हैं कुछ सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें आज विदाई दी जाएगी। आज के एजेंडे में हालांकि इसका जिक्र नहीं है, तो क्या संभावना है इसे लेकर? देखिए, संभावना है, क्योंकि एजेंडे में भले ही इसका जिक्र नहीं हो, लेकिन मुझे जो पता चल रहा है कि उनके फेयरवेल देने की संभावना पूरी तरह से है। और जो चार ऐसे सांसद हैं जिनको विदाई देनी है, ये हैं गुलाम नबी आज़ाद, दो नेता विपक्ष हैं। ये 15 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, तो उसके पहले ही उनको दे देनी है। यहाँ पे नज़ीर अहमद हैं और वो भी रिटायर होंगे 15 को। एक हैं शमशेर सिंह मनहास हैं, वे 10 फरवरी को रिटायर होंगे। और उसके अलावा एक फैयाज अहमद है, वो भी 10 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं। तो ये 4 सांसद हैं जो रिटायर होने वाले हैं। और निश्चित तौर पे जब सभापति ने इसकी चर्चा कल की थी, खुद ही अनाउंस किया था, तो संभावना इस बात की है कि उनको फेयरवेल दिया जाएगा। और संभव यह भी है कि वे फेयरवेल स्पीच खुद भी देंगे। तो ये काफ़ी भावुक समय होता है प्रीति, जब कोई भी सांसद 6 साल के लिए एक सदन में होता है। और कई सांसद ऐसे हैं, गुलाम नबी आज़ाद काफ़ी समय से हैं इस सदन में। और कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ़ कर रहे थे, और सदन पूरी तरह से, सदन के सभी लोग गुलाम नबी आज़ाद के व्यवहार, उनके डेलिब्रेशंस, अगर विपक्ष की तरफ से उनको कुछ कहना है तो जिस तरीके से वे कहते हैं, तो काफ़ी उनको महत्व दिया जाता है कि मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। तो निश्चित तौर पे अभी अगर फेयरवेल स्पीच होगा और फेयरवेल दिया जाएगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये बात। और सभी सदस्यों की अपनी अपनी निजी राय होती है, निजी अनुभव होते हैं। और जो मैंने महसूस किया है पिछले दिनों, जब भी फेयरवेल स्पीच होते हैं, तो फेयरवेल के दौरान सदस्य अपनी राय भी रखते हैं कि किस तरह से आगे सदन के लिए उनके जो अनुभव थे, वे क्या सदन को सुझाव देना चाहते हैं। तो खास करके जो नए सदस्य होते हैं सदन में, उनके लिए काफ़ी प्रेरक होता है कि जो जा रहे हैं सदस्य, उनके कैसे अनुभव रहे और कैसा उन्होंने महसूस किया, और क्या वो कह रहे हैं कि कैसे सदन की कार्रवाई में भाग लें। और कई सदस्य ऐसे भी होते हैं जो बाद में फिर चुनकर आते हैं। तो निश्चित तौर पे काफ़ी एक बहुत ही रोचक क्षण, बहुत ही भावुक क्षण सदस्यों के लिए भी होता है, सभापति के लिए भी, और जो भी और लोग हैं, पत्रकार भी इसको काफ़ी रोचकता से देखते हैं। जी बिल्कुल। अखिलेश, अगर एजेंडे से अलग और कुछ आज स्पेशल हो सकता है राज्यसभा में, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, एक जो संभावना इस बात की है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से अचानक ग्लेशियर फटा है, और सदन ने चिंता जाहिर की थी, और
उस चिंता के बाद सरकार ने भी बाहर बयान दिया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब कोई ऐसी घटना होती है तो सरकार, अगर सदन चल रहा है, संसद चल रहा है, तो सरकार को संसद में भी एक बयान देना पड़ता है। और यह एक बहुत ही लाजिमी परंपरा है और माना जाता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सदस्यों को आप अवगत कराइए कि उस मोर्चे पे क्या हो रहा है। हाँ। तो आज संभावना यह है कि 11:30 बजे के करीब गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे इस मामले पे, उत्तराखंड के मामले पे राज्यसभा में, और वे बताएंगे कि किस तरीके से सरकार, किस तरीके से वो घटना हुई और किस तरीके से सरकार उन लोगों को मदद कर रही है। एक तो कि जो अगर फंसे हुए हैं तो उनको निकालने में किस तरीके से मदद कर रही है, रिहेबिलिटेशन का क्या प्लान है, इन सारी बातों पे संभावना है कि अमित शाह 11:30 बजे राज्यसभा में बयान देंगे। जी अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कार्यसूची में और क्या क्या है। लोकसभा की बात करें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसद अपने विचार रखेंगे और चर्चा के लिए सदन में प्रश्नकाल स्थगित रखा गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा लोकसभा में आज भी जारी रहनी है। 8 फरवरी को बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया और बीजेपी सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके बाद विपक्षी दलों के सांसदों ने कई संशोधन पेश किए। चर्चा में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। देर रात तक चली चर्चा के दौरान सांसदों ने किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। चर्चा पूरी नहीं हो पाई और यह आज भी जारी रहेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। अखिलेश, लोकसभा के एजेंडे को अगर देखें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी रहनी है और आज और कल प्रश्नकाल भी स्थगित रहेगा। वहीं लोकसभा की कार्यसूची में आम बजट पर भी चर्चा है, तो लोकसभा में आज कैसे खास रहेगा दिन? देखिए, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल काफ़ी देर रात तक, तकरीबन मध्य रात्रि तक लोकसभा में चर्चा चली है और आज फिर से शुरू होगा और इसीलिए प्रश्नकाल और शून्यकाल को स्थगित किया गया है ताकि सदस्यों को मौका मिले कि वे बहस में भाग लें। और जिस तरह से आप देख रहे थे कि पिछले कई दिनों से लोकसभा बाधित था, व्यवधान आ रहा था विपक्ष की तरफ से, तो ऐसे में उनको पूरा करना पड़ेगा, समय जितना समय है उसके अंदर पूरा करना पड़ेगा और इसमें सभी सदस्यों ने सहमति दी है। कल राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है उन्होंने अपील की सारे सदस्यों से लोकसभा के कि यह एक संवैधानिक दायित्व है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा करना और उनको धन्यवाद देना, यह एक संवैधानिक दायित्व है, कोई परिपाटी नहीं है। और इस संवैधानिक दायित्व को पूरा करना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है और बजट सत्र है, तो इसलिए आप लोग भाग लीजिए। और इस बात को कई दिनों से विपक्ष के सांसद भी महसूस कर रहे थे, जैसा कि राज्यसभा में आपने देखा था कि एक दिन व्यवधान हुआ और उसके बाद दूसरे दिन से सारे विपक्ष ने सहयोग किया, सरकार के साथ चर्चा की शुरुआत हुई और कल चर्चा का पटाक्षेप भी हुआ। उसी तरह से लोकसभा में कई दिनों से व्यवधान पड़ रहा था और अंत में विपक्ष के लोग भी महसूस कर रहे थे कि इन्हें तो पूरा करना है, धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करके देना है। तो इस तरह से मुझे यह बताया गया कि अब दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि वो इस चर्चा को पूरी करके आगे जिस तरीके से समय बचेगा उसके बाद बजट पे या अन्य कार्य को लिया जाएगा। तो आज देखना यह होगा कि किस समय ये चर्चा पूरी होती है और निश्चित तौर पे चर्चा पूरी होने के बाद हो सकता है कि प्रधानमंत्री कल इसका जवाब दें और इस बीच में बजट पे चर्चा पूरी हो जाए। तो दोनों ऑप्शंस रहते हैं, हाउस सोवरेन होता है, हाउस किसी भी समय डिसाइड कर सकता है कैसे इसको संचालित करना है। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, और अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव जो बिजनेस है यानी विधायी कामकाज उसकी बात करेंगे। तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 उच्च सदन की कार्यसूची में है, यानी राज्यसभा के एजेंडे में शामिल है। आज आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी सदन में विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा अधिनियम 2011 में संशोधन करता है। इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनाधिकृत विकासों के कुछ रूपों की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण जारी रखने के लिए 2011 के अधिनियम की विधि मान्यता की अवधि को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। संसद की मंजूरी के बाद यह विधेयक 30 दिसंबर 2020 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा।
वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 शामिल है। इसका मकसद बंदरगाहों की आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के साथ ही व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने के मद्देनजर प्रमुख बंदरगाहों के प्रशासन में पेशेवराना अंदाज को बढ़ावा देना है। इससे निर्णय लेने की पूर्ण स्वायत्तता के साथ ही प्रमुख बंदरगाहों को अधिक दक्षता के साथ काम करने का अधिकार मिलेगा। साथ ही प्रमुख बंदरगाहों के संचालन में पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 देश में प्रमुख बंदरगाहों के नियमन, संचालन और नियोजन के लिए प्रावधान करता है। साथ ही यह विधेयक ऐसे बंदरगाहों के प्रशासन, नियंत्रण, प्रबंधन और उससे जुड़े मामलों को मुख्य बंदरगाह प्रशासन के बोर्ड को देने से संबंधित है। विधेयक में बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्ड की सरल संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा 17 से 19 की तुलना में 11 से 13 सदस्य ही शामिल होंगे। कोई बंदरगाह प्रशासन को अब तटकर तय करने के अधिकार दिए गए हैं, जो पीपीपी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने को लेकर एक संदर्भ तटकर के तौर पर काम करेगा। बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड को भूमि सहित अन्य बंदरगाह सेवाओं और परिसंपत्तियों के लिए शुल्क का दायरा तय करने के अधिकार सौंपने का भी प्रस्ताव है। बंदरगाह प्राधिकरण बोर्डों को अनुबंध करने, योजना और विकास, राष्ट्रहित को छोड़कर शुल्क तय करने, सुरक्षा, निष्क्रियता और डिफॉल्ट के चलते आपातकालीन स्थिति की पूरी शक्तियां दी गई हैं। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अगर हम आज विधायी कामकाज को देखें तो दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित विधेयक राज्यसभा के एजेंडे में है, और साथ ही हम देख रहे हैं बंदरगाह क्षेत्र में पारदर्शिता लाने, विश्वसनीयता और आधारभूत ढांचा और उन्हें निर्णय लेने की एक तरह से स्वायत्तता देने की बात कही गई है। उससे जुड़ा विधेयक भी आज शामिल है। तो इन दोनों बिल को लेकर, विधायी एजेंडे को लेकर क्या संभावनाएं दिख रही हैं उस सदन में आज? देखिए प्रीति, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम ज़्यादा उसको जनरलाइज करें तो जैसी तरह से बंदरगाह है और जिस तरीके से दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, तो बंदरगाह बिजनेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो होते हैं वहाँ पे एक बड़ी संख्या में ख़ास तौर पे मज़दूर रहते हैं, तो बिजनेस के लिए मज़दूर चाहिए होता है और मज़दूर को चाहिए होता है बिजनेस। तो एक अन्योन्याश्रय संबंध है, मैंने जनरलाइज किया। लेकिन दिल्ली का जो विधेयक है काफ़ी मानवीय विधेयक है, क्योंकि देखिए दिल्ली के हर कॉलोनी के बगल में आप देखते हो कि एक कॉलोनी ऐसी होती है जहां आमतौर पे मजदूर रहा करते हैं। वो फैक्ट्री में भी काम करते हैं, घरेलू सहायक के रूप में भी मदद करते हैं। तो ऐसे में एक मानवीय रूप से यह ज़रूरी है सरकार को उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था करना ताकि मानवीय तरीके से बिना भय के निर्भय होकर वे दिल्ली में रह सके और दिल्ली को अपनी सेवाएं दे सके, क्योंकि हर तबके का एक अलग महत्व होता है पूरे सामाजिक जीवन में। और इसी लिहाज से सरकार ने यह बिल लाने का इनिशिएटिव लिया, क्योंकि उनको अगर अनऑथराइज्ड कहा जाएगा बार बार कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं तो उनके भी मनोबल में एक असर पड़ता है। इसलिए 1 जून 2014 तक जो भी कॉलोनी एग्जिस्ट करती थी उसको ऑथराइज किया जाएगा और 1 जनवरी 2015 तक जो भी मकान वहाँ 50% भी अगर बने थे तो उनको भी ऑथराइज माना जाएगा। उनको अनऑथराइज के नाम पे जहाँ रहते थे उनको दंड की प्रावधान थी, तो दंड को ख़त्म कर दिया गया। मतलब कि एक सम्मानजनक नागरिक के रूप में दिल्ली में रह सकेंगे, इसीलिए प्रावधान किया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान है। निश्चित तौर पे एक बड़ी जनसंख्या को, दिल्ली की बड़ी जनसंख्या को जो दिल्ली को की सेवा करता है, काफ़ी मदद करता है। आप देखें कि कोरोना पीरियड में भी इन लोगों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में दिल्ली को बचाया, दिल्ली की को सहेजा और संवारा। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है और मुझे लगता है कि दिल्ली इसका स्वागत करेगा। जो पोर्ट वाली बात है, तो पोर्ट वाली बात काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखिए हमारे पास 15,200 किलोमीटर के करीब ये समुद्री सीमा है और बहुत कम ऐसे राष्ट्र होते हैं जिनको इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप देखेंगे 3 तरह से हमारे पास समुद्र है, लेकिन जितना बिजनेस होना चाहिए, समुद्र को, बंदरगाहों को जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व हम आज तक नहीं दे पाए हैं। हमारी आर्थिक नीतियों में उसको प्राथमिकता नहीं दी गई थी। हम ज़्यादातर समतल तरीके से व्यापार में भाग ले रहे थे, लेकिन जिस तरीके से हम अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में गए हैं, जिस तरीके से हम अफ्रीका के साथ संबंध ज़्यादा और व्यापारिक बढ़ा रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़रूरी हो गया है कि बंदरगाहों को और सक्रिय बनाया जाए। हम ईरान और सेंट्रल एशिया में भी जाने के लिए
चाबहार जी। पोर्ट का सहयोग ले रहे हैं। तो बंदरगाहों को एक बिजनेस लाइक, एक डायनेमिक एंटिटी बनाने के लिए यह बिल लाया गया है और आशा ये की जाती है कि इस बिल में जितने तरीके की स्वायत्तता दी गई है उन बोर्डों को, उस स्वायत्तता के माध्यम से इसे लाभदायक उपक्रम के रूप में बदलेंगे। व्यापार बढ़ेगा दूसरे देशों के साथ और बिल्कुल। उसके बाद लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल। और एक बार जब रोजगार मिलना शुरू होता है, व्यवसाय बढ़ता है, तो निश्चित तौर पे हमारा रसूख भी पूरी दुनिया में बढ़ता है, बिल्कुल राष्ट्र के अखिलेश। अंदर भी निर्माण होता है। बिल्कुल अखिलेश, सुमन, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका संसद भवन परिसर से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सदन में विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। संसद की मंजूरी के बाद यह विधेयक 4 नवंबर 2020 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। इसके जरिए धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या अवार्ड पर अब अदालत बिना शर्त रोक लगा सकेगी। संशोधन के अनुसार अगर कोई फैसला धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के जरिए हुए करार के आधार पर दिया जाता है तो अदालत फैसले पर स्थगन के लिए कोई शर्त नहीं लगाएगी और अपील लंबित रहने तक बिना शर्त स्थगन देगी। और अब बात संसद में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखा जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 की धारा 19 का के खंड 2 के अधीन प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखेंगे। सांसद प्रताप सिंह बाजवा, तिरुचि शिवा और डॉक्टर विकास महात्मे अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद अरुण सिंह और प्रदीप टमटा जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखेंगे। सांसद भूपेंद्र यादव और राजीव चंद्रशेखर लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखेंगे। जबकि सदन में आज केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2020-21 पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 329वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में बयान देंगे। वहीं लोकसभा में भी आज अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। सांसद गिरीश भालचंद्र बापट और मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद अधीर रंजन चौधरी और डॉक्टर सत्यपाल सिंह लोकलेखा समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगी। सांसद राजेंद्र अग्रवाल और रमेश चंद्र कौशिक सरकारी आवासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और संजय काका पाटिल जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखेंगे। वहीं आज लोकसभा में सांसद मीनाक्षी लेखी और पीपी चौधरी वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2019 संबंधी संयुक्त समिति के समय को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव सदन में करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज एक दिवंगत पूर्व सदस्य और कई विदेशी राजनीतिक हस्तियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सदन में पूर्व सदस्य महेंद्र सिंह लाठर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज्यसभा में माली के भूतपूर्व राष्ट्रपति अमदो तोमानी टूर, नाइजर के भूतपूर्व राष्ट्रपति ममादू तंदजा और इस्वातिनी साम्राज्य के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अम्ब्रोस माडवुलो डलामिनी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज कई अहम मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। एक नजर राज्यसभा में पूछे जाने वाले सवालों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद बी लिंगिया यादव पूछेंगे, क्या यात्रा उद्योग को वैश्विक महामारी से पूर्व की कारोबारी स्थिति के स्तर पर पहुंचने में कई साल लगने की संभावना है?
सांसद दीपक प्रकाश का सवाल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे क्या सरकार ने झारखंड राज्य के लिए कोई रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम प्रणाली की संस्थापना को बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य के लिए अलग से कोई धनराशि निर्धारित की है। सांसद ए विजय कुमार का सवाल कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे देश में कितनी चीनी कंपनियां पंजीकृत हैं। और अब से कुछ देर बाद आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख पाएंगे। आगे देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। और इस बुलेटिन में फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।